हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का एक क्लास वन शॉट क्लास होने वाला है, यानी ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 से लेकर 9 तक का। यानी इससे पहले हमने 1 से लेकर करवाया था 3 चैप्टर तक का, उससे बाद हमने 4 से लेकर 6 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया था और आज करवा रहे हैं 7 से लेकर 9 तक का। वे दोनों अगर नहीं देखे होंगे आप तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर भी देख सकते हैं। और चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर नंबर 7 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 8 से और उसके बाद चैप्टर 9 से, यानी चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। जो बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। यानी जितना भी उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है सारा का सारा हम क्लियर कर ले रहे हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उससे पहले अगर लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक भी कर लीजिए, लाइक करके एक बार शेयर करिए। और न्यू स्टूडेंट है, अगर आप नए स्टूडेंट है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम देखना आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखिए, ये आपका है, ये देखिए ये ओ सदा नीरा पाठ है, चैप्टर नंबर 7 है। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। तो इसी चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी चैप्टर से पढ़ेंगे, इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसे अगले चैप्टर नंबर 8 से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं कि क्या है इसमें। क्वेश्चन सबसे पहले है कि शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। यह किसने कहा था? ये ओ सदन्य पाठ से है। जिसको कौन लिखे थे? जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी इसको लिखे थे। तो कौन कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, कि महात्मा गांधी, कि नरेंद्र मोदी, कि नीतीश कुमार। ऐसा कौन बोलते हैं? तो यह बोलते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये सब बोलते हैं, यानी बी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में जो गांधी जी के चमत्कार की थी गांधी जी ने, उसकी कथा किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या राधा कृष्णन ने? किसने लिखी है? गांधी जी के चमत्कार की कथा लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने उसकी लिखी थी, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की नहीं लिखी थी? कौन सी एकांकी है जो जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? ए में है मेरी बांसुरी, पहला राजा, दशरथ नंदन, बी में है आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह और भोर का तारा, कोणार्क, बंदी जीवन, शारदिया, और डी में ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी। तो बताइए इनमें कौन हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह, यानी ये सब आपका हो जाएगा। ये बी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जितेंद्र सहाय ने, मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, या रामेश्वर सिंह कश्यप ने? किसने लिखी है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक? ये लिखने वाले थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र माथुर, यानी सी वाला आंसर। इस आपका जो यह कौन सा पाठ है? और शब्द न्याय, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, यही लिखे थे। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आ चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि परम्पराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी थी? परम्पराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी थी? रामेश्वर सिंह कश्यप ने, जितेंद्र सहाय ने, मोहन राकेश ने, या जगदीश चंद्र माथुर ने? परम्पराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो परम्पराशील नाट्य पुस्तक लिखी थी जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन लिखे थे? जगदीश चंद्र माथुर ने यह लिखे थे, जो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, किस पाठ में ऐसा आया है? कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है, किस पाठ में आया है? ओ सदा नीरा में, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है, कि संपूर्ण क्रांति में, कि अर्थनारीश्वर में? किस में आया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो ये ओ सदा नीरा में आया है, ओ सदा नीरा में, इसीलिए ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है कि
ओ सदनीरा निबंध के निबंधकार के नाम बताइए। ओ सदनीरा निबंध जो है उसका निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या नामोर सिंह। बता दीजिए कि ओ सदनीरा निबंध के निबंधकार का नाम। तो ओ सदनीरा पाठ के निबंध है, इसके निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर जी, जो आपका ए वाला आंसर में दिया रखा है। ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि 8वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1916 में, कि 16 जुलाई 1917 में, कि 17 जुलाई 1918 में, कि 18 जुलाई 1919 में। कब हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म? तो यह हुआ था 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। जो बी वाला जो आंसर होगा वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है कि 19 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? 12 मई 1976 में, 13 मई 1977 में, 14 मई 1978 में या 15 मई 1979 में। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था ये 14 मई 1978 में इनका निधन हुआ था। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? समझ गए कि कब हुआ, तो ये तो जान गए। अब बताइए कि कहाँ हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म? जबलपुर मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, सिमरिया बिहार में, कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न है कि धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? भारी शरीर का आदमी, भारे का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी या लंगड़े शरीर का आदमी। धांगर शब्द का ओराव भाषा में क्या होता है? तो ओराव भाषा में इसका मतलब होता है भारे का मजदूर इसका मीनिंग होता है। यानी बी वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा आप इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? यानी जो आपका हमेशा पूछा था कि कौन सा पुरस्कार मिला, लेकिन इसमें है कि कौन सा पुरस्कार है जो उनको नहीं मिला था। इनमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्यावरिधि की उपाधि या कालिदास अवार्ड या बिहार राजभाषा पुरस्कार। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो उनको नहीं मिला था जो पुरस्कार था उनका नाम था, उस पुरस्कार का नाम था देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था उनको नहीं मिला था। ये पुरस्कार उनको नहीं मिला था, इसीलिए ए वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि किस पाठ में आया है कैसी है चंपारण की यह भूमि? मनोस्मृति में हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। संपूर्ण क्रांति में आया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है, अर्धनारीश्वर में आया है या ओ सदा नीरा में आया है? किस पाठ में यह आया है यही आपसे पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये आपका ओ सदा नीरा में आया है, ओ सदा नीरा में। डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब अगला प्रश्न 14 नंबर में कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ कराया? वैशाली महोत्सव का आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? देखिए हम 1 से लेकर आपका 3 चैप्टर तक करवा दिए थे, और उसके बाद 4 से लेकर 6 चैप्टर तक करवा दिए थे, और हम 7 से लेकर आज हम 9 चैप्टर तक करवा रहे हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा आपका हिंदी का जो 100 मार्क्स की तैयारी है वो पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। आपका हिंदी में पूरा टारगेट है आपको 95-97 ऐसे आएगा आपको, क्योंकि हिंदी में हम पूरे के पूरे जितना आपको पूछा जा रहा है पूरा का पूरा हम करवा दे रहे हैं। इसीलिए ये देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, नागार्जुन ने या रामवृक्ष बेनीपुरी ने? किसने करवाया था? तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने यह करवाया था। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर में है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को क्या है? प्रश्न को पहले प्रश्न पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर लगाइए। देखिए वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार है? किसके विचार है? अब्दुल कलाम के, नरेंद्र मोदी के, महात्मा गांधी के या बाल गंगाधर तिलक के? यह विचार किनके हैं? तो यह विचार जो है महात्मा गांधी के। देखिए में चंपारण में है, जैसे ओ सदानिया जो पाठ है इसमें गांधी जी के बारे में कुछ बात किया जाता है, इसीलिए गांधी जी की चर्चा इसी में है। तो अगर गांधी जी की बात हो तो आप सीधे ओ सदानिया पर टिक लगा दीजिएगा, ये पर सही हो जाएगा।
और चलिए अगला प्रश्न पर 16 नंबर प्रश्न है कि मन कैसे ताल है। मन जो है वह कैसे ताल है। गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। मन जो है वह कैसे ताल है, तो मन है गहरे और विशाल ताल है, गहरे और विशाल, इसीलिए डी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर अब आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर में कि चौर कैसे ताल है। चौर कैसे ताल है, उथले, चौड़े, गहरे या लबालब। बताइए कि चौर जो है वह कैसे ताल है, तो चौर जो है आपका ये उथले ताल है, चौर उथले ताल हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर जो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा जो हरि सिंह थे उनको किसका मुकाबला करना पड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का या बाबर शाह का। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का, यानी ये वाला आंसर होगा, आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी या महादेवी वर्मा। 10 तस्वीरें के रचनाकार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, ये 10 तस्वीरें के रचनाकार है। जो बी वाला आंसर जो होगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये देखिए कि 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो ये 2500 वर्ष पहले हुआ था, 2500 वर्ष पहले। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि देखिए 21 नंबर प्रश्न है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। थारण शब्द जो है वह किस शब्द से विकसित है। स्थल से, स्थान से, थार से या थल से। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, तो बताइएगा किस शब्द से विकसित है। तो थारण शब्द है वह थार शब्द से विकसित है, थार शब्द से, इसीलिए सी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर अब आते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कीर्ति माथुर जी की है। कौन सी कीर्ति है जो माथुर जी की है। जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, और यायावर याद रहेगा, और भोर का तारा। बताइए कि कौन सी कीर्ति है जो माथुर जी की है। एक बार बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी कीर्ति माथुर जी की है। तो ये भोर का जो तारा है ये माथुर जी की कीर्ति है। भोर का तारा किसकी है, तो ये माथुर जी की है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है ये 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। गांधी जी चंपारण में कब आए थे। बताइए कि ये गांधी जी चंपारण में कब आए थे। अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में या अप्रैल 1917 में। बताइए गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। आपका जो 10th में इतिहास पढ़े होंगे उसमें भी आप ये पढ़े होंगे, या फिर 8th वाले जो स्टूडेंट होंगे वह जान रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। अज्ञय ने किया था, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था या अशोक वाजपेयी ने। बताइए कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। एक बार कमेंट में लिखिएगा इसका जवाब, एक बार करना है कमेंट में इसका जवाब लिखना है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि ओ मेरे सपने क्या है। बताइए ओ मेरे सपने क्या है। तो ये उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है, तो ओ मेरे सपने ये एक नाटक है, ये एक नाटक है, यानी डी वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सही आंसर। और एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए। मैराथन क्लास चल रहा है इसलिए शेयर तो बनता है, शेयर कर लीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है जो 26 नंबर प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न में बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे। बिहार में जो शरणार्थी थे वे कहाँ से आए थे। पंजाब से आए थे, सिंध से आए थे, पूर्वी बंगाल से आए थे या नेपाल से आए थे। बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे, तो शरणार्थी जो थे वे पूर्वी बंगाल से आए थे, पूर्वी बंगाल से। जो सी वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर अब आते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है 27 नंबर में कि क्या है 27 नंबर वाला प्रश्न पढ़िए कि नववधू जब पहली बार अपने पति को कलेऊ देने
जाती है तब उसके सिर पर क्या होता है। जो नववधू यानी जिसका अभी अभी विवाह हुआ होता है वो अपने पति को कलेव यानी भोजन कराने जाती है तो उसके सिर पर क्या होता है। चूना होता है, साल होता है, पीढ़ा होता है या लोटा होता है। उसके सर पर क्या होता है तो उसके सर पर वह पीढ़ा रखकर जाती है अपने पति का जो खेत में होते हैं उनको कलेव कराने यानी कि भोजन कराने जाती है। तो ये रिवाज होता है इसीलिए। और चलिए 28वां प्रश्न कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था। सन 1916 में, सन 1917 में, सन 1918 में या सन 1920 में। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था तो ये सन 1917 में जो थे वे अपना अभियान चलाए थे। जो बी वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चले। तो आइए अगला प्रश्न जो है ये है आपका 29वां प्रश्न है कि चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था। चंपारण अभियान तो चला था उसका सबसे बड़ा वरदान क्या था। साहस था, निर्भीकता था, संघर्षशीलता था या देशाभिमान था। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान था निर्भीकता। यानी उसका डर नहीं था, वो हमेशा निर्भीक थे। इसीलिए बी वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सही आंसर। और आपका 30वां प्रश्न जो है बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापना की अभिवृत कीर्ति है। नंदनगढ़, चंपारण, भागलपुर या देवबंद। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप है जो प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कीर्ति है तो यह नंदनगढ़ हो जाएगा। नंदनगढ़ ये वाला आंसर इसका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए आइए अगले प्रश्न 31 नंबर। और 31वां प्रश्न है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक मैनेजर पांडे, अरुण कमल, जगदीश चंद्र माथुर या फिर मन्नू भंडारी। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे जो सी वाला आंसर में दिया रखा है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ओ सदा नीरा जो शीर्षक है इसका संबंध किस विधा से है। उपन्यास, निबंध, कहानी या नाटक बताइए। ओ सदा नीरा शीर्षक जो संबंध है किससे है। यह इसका संबंध जो है निबंध से, यानी ये निबंध है तो निबंध से इसका संबंध होगा। इसीलिए बी वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है। वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है। 10 तस्वीरें से, जिन्होंने जीना जाना से, बोलते क्षण से या शारदिया से। वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है तो किससे संबंधित है। वे बोलते क्षण से संबंधित है। सी वाला जो आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर 34 नंबर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा के संबंधित नदी है। ओ सदा नीरा से संबंधित कौन सी नदी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या गंडक। ओ सदा नीरा से संबंधित जो नदी है वह गंडक नदी है। गंडक नदी को आधार बनाकर यह लिखा गया है, यानी डी वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। और चलिए आगे चलते हैं। अगला है 35 नंबर प्रश्न की ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है। तो आप जानते हैं कि एक ही महापुरुष है जिसकी ओ सदा नीरा में चर्चा है। महात्मा गांधी की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की या सुभाष चंद्र बोस की लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। तो ये महात्मा गांधी की चर्चा है। आप भी जानते हैं महात्मा गांधी के ही बारे में बात किया जाता है क्योंकि वे चंपारण में अभियान चलाए हुए होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते। देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं ताकि आपको एक भी आंसर गलत ना हो। देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है। ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है। किसका है। इनमें गया का, आरा का, चंपारण का या मुंगेर का। ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है तो बिहार के चंपारण की संस्कृति का वर्णन है। सी वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। और चलिए अगले प्रश्न पर 37वां प्रश्न कह रहा है कि 37वां प्रश्न देखिए और इसको पढ़िए। इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। बताइए कि इनमें कौन सी जो रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है। बातचीत, ओ सदा नीरा, तिरिच या हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है तो है कि पूछ रहा है तो यह ओ सदा नीरा है, जगदीश चंद्र माथुर की ही रचना है। इसीलिए बी वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न है 38 नंबर की ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। हमने पहले ही बताया था कि ओ सदा नीरा है
वह गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। किसको? गंडक नदी को। जो बी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, आपका डी नहीं होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अलाउद्दीन खिलजी का या कुतुबुद्दीन ऐबक का? किसका सामना करना पड़ा था? ये गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। ये वाला जो आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, चंपारण में धांगर कहाँ से आए? चंपारण में जो धांगर थे वे कहाँ से आए थे? कौन से क्षेत्र से आए थे? रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से या आंध्र प्रदेश से? चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो ये छोटा नागपुर से आए थे। चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए थे। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर क्या कह रहा है, देखिए कितना नंबर प्रश्न है? 41 नंबर प्रश्न है। तीन कटिया प्रथा का संबंध है। तीन कटिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से, तंबाकू से, मसाला से या फिर नील से? तीन कटिया प्रथा का संबंध है वह नील से है। किससे? तीन कटिया प्रथा का संबंध नील से है। जो डी वाला जो आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो 42 नंबर प्रश्न है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, एक झोपड़ी में, अपने मठ में या एक महुए के पेड़ के नीचे? मठ के महंत ने गांधी जी को जो शरण कहाँ दी थी यानी रहने के लिए जगह कहाँ दिए थे? तो एक महुए के पेड़ के नीचे उनको जगह दिए थे रहने के लिए। किसको? तो गांधी जी को। और आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 43 नंबर और 43 नंबर प्रश्न में है कि देखिए 43 नंबर प्रश्न है यही है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की है ही नहीं? इसमें से नहीं है मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई, कोणार्क। तो माथुर जी की अगर कोई नहीं है तो वह रेशमी टाई है, वह नहीं है, क्योंकि कोणार्क भी है, बंदी भी है और मेरी बांसुरी भी है। सी वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर 44 नंबर प्रश्न है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है? आपको ऐसा थोड़ी नहीं कि बहुत दूर जाएगी। इसमें बताया गया है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिकनाथोरी तक, बगहा तक या रामनगर तक या भितिहारवा तक? पंडई नदी है वह जाती है भिकनाथोरी तक। भिकनाथोरी तक पंडई नदी जाती है। ये वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न 45 नंबर और 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था? बराज जो था वह कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, भितिहरवा में, अमोलवा में या भैंसा लोटन में? बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज भैंसा लोटन में बन रहा था। भैंसा लोटन में। जो डी वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। और चलिए अगले प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? 46 नंबर प्रश्न है कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदली वन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्रा या अपना भवन? अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो अम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था। आम्रवन जो आपका बी वाला जो आंसर है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न में कि देखिए ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में जो वर्णित मन है वह कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। कैसे ताल है? तो ये ताल है गहरे और विशाल ताल है। गहरे और विशाल जो डी वाला जो आंसर है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर अब आते हैं। 49 नंबर प्रश्न की ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी के बाढ़ याद आ गई? किसकी याद आ गई? तो वह आ गई केकई की याद आ गई। जो आपका सी वाला जो आंसर में दिया हुआ केकई की। भरत की नहीं, लक्ष्मण की नहीं, राम की नहीं, केकई की। तो चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। आपका इस चैप्टर से हमने 49 प्रश्न करवाया था। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। अब चलिए हम चैप्टर नंबर 8 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 है कौन? सिपाही के माँ चैप्टर है जिसके लिखे कौन है? जिसके मोहन राकेश जी इसको लिखे हुए हैं। तो चलिए हम इसके सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उससे देखना स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 9 को हम देखेंगे। तो हम 3 चैप्टर जो देखने वाले हैं उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पूरा आज। तो चलिए हम अब देखते हैं। देखिए कि यह प्रश्न कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है रोज, सिपाही की माँ, शिक्षा या फिर जूठन। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ को ये लिखे थे मोहन राकेश जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि
कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? मानक कहता है, सिपाही कहता है, दीनू कहता है या फिर चौधरी कहता है? कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो ये हमेशा सिपाही ही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न जो है 3 नंबर, और इसमें है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर से, भोर का तारा से, रेशमी टाई से या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से? तो सिपाही की माँ जो का पाठ है अंडे के छिलके, ये वो अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। ये सब क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। और चलिए 4 नंबर प्रश्न में चलते हैं। किस पाठ से यह उद्धरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए वहाँ भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? किस पाठ में यह कहा गया है कि जो फौजी वहाँ बॉर्डर पर होते हैं, वो फौजी वहाँ लड़ने के लिए होते हैं, वो भाग नहीं सकते, कतई नहीं भाग सकते, और अगर वे भागते हैं तो उसे गोली मार दी जाती है? ये हंसते हुए मेरे अकेलापन में कहा गया है, ये प्रगीत और समाज में कहा गया है, कि सिपाही के माँ पाठ में कहा गया है, फिर ओ सदा नीरा में कहा गया है? ये किस पाठ में कहा गया है? तो ये जो है ये सिपाही की माँ चैप्टर है, इसमें कहा गया है सिपाही की माँ। सी वाला जो आंसर होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ये में 8 जनवरी 1925 में, 18 फरवरी 1930 में, 20 जनवरी 1926 में या 14 जनवरी 1931 में? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। 8 जनवरी 1925 में जो ये वाला जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये आपका 6 नंबर चलते हैं। आपका ये देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है यह है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार या फिर बहती गंगा? इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर जो है यह मोहन राकेश की ही कृति है। मोहन राकेश की कृति जानवर और जानवर, यही आपका हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैराथन क्लास लेने में बहुत मज़ा आता है इसलिए, और आपको लास्ट तक बन रहिएगा, आपका पूरा इससे क्लियर करा देंगे। आपका हम पूरा परीक्षा का पूरा ख्याल है, हमको पूरा आपका पूरा तैयारी करवाते चल रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम देखते हैं। किसी ऐसा नहीं है एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर फोकस किए हुए हैं। चलिए ये 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे? चलिए तो हल्का में चाहिए, इसको कमेंट में जवाब दीजिए कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो नहीं है अगर पूछा जाएगा तो ये आपका इतिहास और आलोचना जो होगा ये आपका नहीं हो जाएगा। इतिहास और आलोचना ये आपका नहीं होगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक, यानी मुन्नी जो है वह सिपाही की, जो सिपाही कौन है तो मानक है, और मानक की बहन मुन्नी है, और मुन्नी की माँ बिस्नी है। ये आपका याद रखिएगा। बिस्नी कौन है? तो ये मानक और मुन्नी की माँ है, ये आपको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा, किसनी हो जाएगा, बिस्नी हो जाएगा, विमली हो जाता है। ये बिस्नी हो जाएगा। बिस्नी, मुन्नी और मानक की माँ है, इसलिए सी वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। और चलिए अगले प्रश्न पर अब आइए। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न है कि देखिए क्या कह रहा है। सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की जो माँ पाठ है इसके अनुसार बताना है कि लड़ाई जो है वह कहाँ हो रही है। लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या फिर जापान में? सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई जो हो रही है वह बर्मा में हो रही है। कहाँ? बर्मा में लड़ाई हो रही है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ कौन है? में सिपाही की माँ कौन है? तो हमने अभी बताया था सिपाही की माँ कौन है, बिस्नी है, लेकिन इसमें दिया गया है बिस्नी को ही हम बिशन देई कहते हैं, इसीलिए आपका द्रुपद देई जो होगा ये आपका नहीं होगा। आपका लखन देई भी नहीं होगा, हरक देई भी नहीं होगा, यह बिशन देई हो जाएगा। बिशन देई, देखिए एग्जाम में फंसाने के लिए इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। सभी क्वेश्चन को लास्ट में एक एक जो होता है मेन पॉइंट वो लगा दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो हो वो कन्फ्यूज हो जाए। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप पढ़े रहेंगे। चलिए आगे आइए। आगे है 11 नंबर प्रश्न की सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें कुंती कौन है? बिशनदेई की बहन है, सिपाही की माँ है, मुन्नी की मौसी है या पड़ोसिन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो है, कुंती वह कौन है? कुंती है पड़ोसिन, कुंती पड़ोसिन है, इसीलिए डी वाला जो आंसर है यही आपका सही आंसर है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है
रवेश क्या होता है? रवेश जो है वह क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बनी चादर या फिर कंबल। रेशमी रवेश क्या होता है? तो रवेश मोटे सूत की बनी चादर होती है, मोटे सूत की बनी चादर। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है, 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसिन कौन है, बता दीजिए। तो हमने अभी बताया था कि बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? कुंती है। तो आभा तो नहीं होगा, विमला नहीं होगा, माधुरी नहीं होगा, ये कुंती आपका हो जाएगा सही आंसर। सी वाला जो आंसर हो जाएगा यही आपका सही आंसर है। तो चलिए आपका 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न में कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? यानी मुन्नी किस दिन बोलती है कि आज मेरे भैया, आज मेरे मानक की चिट्ठी आएगा? किस दिन बोलती है? बुधवार को तो नहीं बोलती है, बृहस्पतिवार को भी नहीं बोलती है, सोमवार को भी नहीं बोलती है, तो किस दिन बोलती है? मंगलवार को बोलती है। ये हमेशा मंगलवार को भविष्यवाणी करती है कि आज जो है डाकिया के द्वारा भैया का चिट्ठी आएगा। और चलिए दोनों चिट्ठी के लिए बेचैन रहती हैं। और चलिए ये प्रश्न है 15 नंबर। 15वां प्रश्न है कि मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी की मतलब कितने साल की थी? मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 18 वर्ष? मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष थी। 14 वर्ष थी मुन्नी की अवस्था, इसीलिए ए वाला जो आंसर है यही आपका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? मतलब आज की डाक में जो डाकिया आया था उसके लिए चौधरी के लिए क्या आया था? पेंशन का मनी ऑर्डर या फिर उसका बुलावा या उसके पुत्र का पत्र या कुछ भी नहीं। आज की डाक में चौधरी के लिए आया था पेंशन का मनी ऑर्डर। पेंशन का मनी ऑर्डर आया था, जो आपका ये सबसे पहला नंबर ऑप्शन में ही दिया रखा है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर और 17 नंबर में है कि देखिए आपका जो ऑप्शन से याद कीजिएगा वो भूल सकते हैं, लेकिन आपको जो पूरा याद है, आपको कहानी आपको पता है, वो कभी नहीं भूलिएगा। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? मुन्नी की कौन सी सहेली है जो बैसाख में जाने वाली है? धन्नो या फिर मुक्ता या भारती या फिर बिंदिया? मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो धन्नो जो होती है ये आपका यही जाने वाली है बैसाख में, इसलिए ये वाला आंसर इसका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए 18 नंबर प्रश्न है। 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? 2 आगंतुक लड़कियां जो थे, जो बर्मा से बोल रही थी कि हम बर्मा से आए हुए, वह क्या मांग रही थी? रोटी, कपड़े, दाल चावल या फिर पैसा? क्या मांग रही थी 2 आगंतुक लड़कियां? तो वे हमेशा ये दाल चावल मांग रही थी। क्या मांग रही थी? दाल चावल, कि हमको दाल चावल दे दीजिए। और चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ये परमात्मा आपको सुखी रखे, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? किसका वाक्य है? चौधरी का, कुंती का, आगंतुक लड़कियां या फिर पुरोहित? तो ये तो आगंतुक लड़कियां का ये कथन है, जब वे दाल चावल मांग रही थी और उसे दिया जाने पर बोलती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। ये 2 आगंतुक लड़कियां का कथन है। आपका सी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? मुन्नी को सवेरे उठकर जब स्वप्न में देख रही थी तो वो बोली, अपने उसकी माँ बोलती है कि तुम सो जाओ, सवेरे तुम्हें उठकर जाना है। कहाँ जाना था? बाजार जाना था, बाजरा लाने या पानी लाने या गोबर लाने या सब्जी लाने? बताइए इसका आंसर कमेंट में। इसका हम नहीं बताएंगे, इसका आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके एकांकीकार कौन है? मोहन राकेश है, दिनकर है, आज्ञा है या फिर भगत सिंह है? सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार अगर बात किया जाए तो ये मोहन राकेश हो जाएंगे इसके एकांकीकार, जो आपका ए वाला ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका 22 नंबर प्रश्न जो है, मोहन राकेश नहीं जाने जाते। मोहन राकेश किसके नाम से नहीं जाने जाते हैं? किस चीज़ के लिए नहीं जाने जाते हैं? कहानी के लिए, कविता के लिए, नाटक के लिए या फिर उपन्यास के लिए? मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं तो ये कविता के लिए कभी नहीं जाने जाते, क्योंकि कविता नहीं लिखते थे, इसलिए मोहन राकेश कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न जो है, 23 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ की रचना विधा है। सिपाही की माँ की रचना कैसी विधा है? एकांकी है, उपन्यास है, नाटक है कि कहानी है? तो सिपाही की माँ है जो आपका रचना, ये एक एकांकी है। यह उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, कहानी नहीं है, ये एकांकी है। एकांकी भी होता है ज़्यादा आपका बुक में एक ही है जो एकांकी है, सिपाही की माँ। आपको आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए 24वां प्रश्न है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? कुंती है
या मुन्नी है, बिस्नी है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नलिखित में से यह बिस्नी है, सिपाही की माँ बिस्नी। तो चलिए अगले प्रश्न पर जब आते हैं। अब आइए कि अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र कितने हैं? सिपाही की माँ जो का पाठ है इसमें कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 4 है, 8 है, 6 है या फिर 5 है। कुल पात्र कितने हैं इसमें? तो कुल पात्र जो है इसमें 8 पात्र है। किसने? 8 पात्र। एक है आपका मुन्नी है, बिस्नी है, 2 आगंतुक लड़कियाँ है, कुंती है, यानी बहुत सारे इसमें 8 पात्र हैं। इसको आप बुक पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। एक बार चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के या बंतों के, मुन्नी के या कुंती के? सहेलियों की बात हो रही है कि जब मुन्नी बोलती है कि उसके जो है, जब मुन्नी बोलती है कि उसके सहेली है, उसके जो मोती है वह तारों की तरह चमकते हैं। तो किसके चमकते हैं? तारों के जो मोती है वह तारों की तरह चमकते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर, ये अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह अगर पूछा जाएगा तो नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन से हो जाएगा नाटक संग्रह। डी वाला आंसर इसका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर, 28 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या फिर रामकृष्ण मुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम था आपका मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी इसका बचपन का नाम था। और अब आइए अगला प्रश्न पर, आइए कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। आपका ये 29 नंबर प्रश्न है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या फिर मोहन राकेश। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़े प्रतिभा ये मोहन राकेश ही माने जाते हैं नाटक लिखने के क्रम में। और अब आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के या फिर स्वाधीनता आंदोलन के या समाज सुधार आंदोलन के? किस आंदोलन के थे? वे नई कहानी के आंदोलन के थे। तो इस चैप्टर से जो आपका सिपाही का चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 8 था, इससे आपका 30 प्रश्न था तो क्लियर हो चुका है। अब चलिए चैप्टर नंबर 9 से अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए आ गए चैप्टर नंबर 9 पर। अब चलिए इससे हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए चैप्टर नंबर 9 का नाम है प्रगीत और समाज। और प्रगीत और समाज से ही देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको मानना पड़ेगा जो चैप्टर है बहुत उटपटांग चैप्टर है। आप पढ़े होंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं इसका क्वेश्चन अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा नहीं है कविता। आपको मानना पड़ेगा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 जुलाई 1924 में, 28 जुलाई 1927 में, 29 जुलाई 1928 में या फिर 30 जुलाई 1929 में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है ये 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाज के डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति? देखिए इसी प्रकार की पंक्ति हो सकती है इस कविता की कि बाज के डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय, गर्म हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो यही था। तो किसका है? यह है तय तो यही था। यहाँ का पंक्ति है कि बाज के डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। और चलिए अगले प्रश्न पर। अब आइए कि अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न में है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग पुस्तक किसने लिखी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, दिनकर ने या फिर मैनेजर पांडे ने? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी? ये नामवर सिंह ने लिखी थी, नामवर सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक अरुण कमल ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, नामवर सिंह ने या फिर कमेंद्र शेखर ने? किसने लिखी थी दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक? किसने लिखी थी? तो ये कौन लिखे थे? ये नामवर सिंह लिखे थे दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक, जो आपका सी वाला जो ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? कविता के नए प्रतिमान पुस्तक
रमेश कुंतल मेघ ने या मैनेजर पांडे ने, रामविलास शर्मा ने या फिर नामवर सिंह ने। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? वे नामवर सिंह लिखे थे कविता के नए प्रतिमान पुस्तक। और चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? ये तीनों एक ही पुस्तक का नाम है, वाद विवाद संवाद। जो पुस्तक है किसने लिखी है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, रमेश कुंतल मेघ ने या फिर मैनेजर पांडे ने। वाद विवाद संवाद पुस्तक लिखे हैं कौन? ये नामवर सिंह लिखे हुए हैं, नामवर सिंह, नाम ही है सिर्फ नामवर सिंह। और चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म था वो कहाँ हुआ था? गदोलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या फिर दशामेघ घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और चलिए आगे आगे अगला प्रश्न है नामवर सिंह माता पिता का नाम बताइए। नामवर सिंह के माता और पिता का नाम। लक्ष्मी वर्धिनी एवं अंधकार सिंह, अंधकार सिंह भी नाम होता है। यशी वर्धिनी एवं दीपक, और वागेश्वरी एवं शहरी सिंह, या वागेश्वरी और नागर सिंह। तो इनका नाम था वागेश्वरी देवी और नागर सिंह। माता का नाम वागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह। देखिए याद कर सकते हैं नामवर और नागर, इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। कनेक्शन है नागर सिंह और नामवर सिंह, दोनों कनेक्शन है। आप एग्जाम में जैसे देखेंगे इस पर टिक लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा आंसर। और चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है, कथा होता है, जीवनी होता है, या फिर कल्पना होता है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? लिरिक का पर्याय आपका प्रगीत होता है। लिरिक का पर्याय प्रगीत। और चलिए आगे आइए अगला प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंधकार का नाम नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंद किशोर नवल, या फिर मैनेजर पांडे। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम हो जाएगा नामवर सिंह। जो आपका ये वाला जो आंसर होगा यही आपका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न में कि कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, या फिर 1960 में? कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में, इनको प्राप्त हुआ था 1971 में। तो चलिए आगे यही है अगला प्रश्न पर 12 नंबर प्रश्न का रहेगी। देखिए 12 नंबर प्रश्न है नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? बकलम खुद, मशक, या जंगल और भेड़िया, या परमात्मा और कुत्ता। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। इनका नाम बकलम खुद है, इसलिए ए वाला जो आंसर होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न है कि नई कहानी नामक रचना किसकी है? नई कहानी नाम से जो रचना है वो किसकी है? मलेज की है, या धूमकेतु की है, नामवर सिंह की है, या फिर धूमिल की है? नई कहानी नामक रचना जो है यह किनकी रचना है? तो यह नामवर सिंह की रचना है। कौन सी रचना? तो ये नाम क्या है? नई कहानी नामक। चलिए अगला प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या बचनेश त्रिपाठी। नामवर सिंह के गुरु का नाम बता दीजिए। इसका जवाब एक बार कमेंट में बताइएगा और एक बार शेयर भी करते रहिए। नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के ये गुरु थे। और अब आइए अगले प्रश्न पर। देखिए 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि देखिए कविता के नए प्रतिमान की रचना है, किसकी रचना है? कविता के नए प्रतिमान जो है, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, रघुवीर सहाय की, या नामवर सिंह की? कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो यह नामवर सिंह की रचना है, कविता के नए प्रतिमान। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न है कि प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है? प्रगीत और समाज है वह किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से संकलित है? कहना न होना, या फिर दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, या आलोचक के मुख से? प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है? तो ये वाद विवाद संवाद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी में यह दिया गया है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया प्रगीत और
समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज जो है ये एक आलोचना है। क्या है ये? यह एक आलोचना है, याद करके रखिएगा। और अब आइए अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज है वह साहित्य की किस विधा की रचना है? ललित निबंध है या फिर आलोचनात्मक निबंध है या आत्मकथा है? क्या है ये? तो ये आलोचनात्मक निबंध है। कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो अब चलिए अगला प्रश्न जो है ये देखिए 19वां प्रश्न है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग, सारिका, आलोचना या इनमें से कोई नहीं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? तो ये थे आलोचना के। हमेशा से ये बहुत दिन से संपादक इसके रहे हैं आलोचना के। और अब आइए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की या फिर निराला की? राम की शक्ति पूजा जो है ये निराला की रचना है, निराला की। यहाँ पर डी वाला जो आंसर होगा यही आपका सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है 21वां प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न में नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कविता के नए प्रतिमान पर, नई कहानी पर या पृथ्वीराज रासो की भाषा पर या इतिहास और आलोचना पर? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? एक कविता के नए प्रतिमान पर इनको प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आइए अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न में है तो मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पंत की या अज्ञेय की? किसकी कृति है ये? यह है मुक्तिबोध की, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की है रचना है, कीर्ति है। तब आइए अगला प्रश्न अब खत्म ही होने वाला है। अब खत्म हो जाएगा, आप जा सकते हैं। देखिए ये 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया कवि है? तो जयशंकर प्रसाद है वह प्रलय के छाया के कवि है। सी वाला जो आंसर होगा ये आपका सही आंसर है। और आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह या जयप्रकाश नारायण? कौन है? तो ये है नामवर सिंह। सी वाला जो आंसर होगा ये आपका सही आंसर हो गया। तो हमने आपको 1 से देखिए 1 से नहीं 7 से लेकर 9 चैप्टर तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर करा दिया है। हमको पूरा हिंदी समाप्त कर देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी इसी तरह से कराते हुए चलेंगे। देखिए चैप्टर वाइज तो पहले ही करा दिए हुए और बार बार रिवीजन भी करवा रहे हैं ताकि आप भूलें नहीं। तो इसीलिए एक बार लाइक तो बनता है, लाइक कर लीजिए। एक बार वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो।